हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएच के क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। जब चैप्टर का मतलब पता होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एक गार्डन में। तो आप जब गार्डन में जाते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ठीक है, कुछ तरह तरह के लोग हैं हमारे पास, तरह तरह के बर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या दिख रहे हैं आपको? और कुछ गार्डन में नोटिस करिए, हमको प्लांट्स दिख रहे हैं अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, तो ये सब क्या है, चलो देखते हैं कि ये सब जो वैरायटी है वो कैसे आती है। अभी देखो, जैसे ये पर्सन को नोटिस किया जाए, एक पर्सन क्या है, टॉल है, और दूसरा पर्सन क्या है, उसकी हाइट कम है, शॉर्ट है, राइट। और क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? और गार्डन में नोटिस कीजिए, जैसे ये लेडीज को देखिए। ठीक है, ये लेडीज में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो इनका हेयर टाइप है। ठीक है, ये जो ये लेडी है, इनका हेयर देखिए कैसा है, स्ट्रेट है। एंड दूसरी लेडी को देखिए, उनका हेयर कैसा है, कर्ली। तो ये क्या है? ठीक है, और क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? और कुछ है? हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो लोग जो बैठे हैं, उसमें से एक लेडी का जो है स्किन टाइप है वो कैसा है, फेयर दिख रहा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका। और दूसरे जो यहाँ पे मेल हैं, इनका स्किन टाइप देखिए, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें? करेक्ट। ठीक है, ये ट्री को देखिए, ये जो प्लांट्स हैं इसमें से जो ये प्लांट है, इसको आप नोटिस कीजिए। ठीक है, ये प्लांट कैसा है, टॉल दिख रहा है। और ये दूसरा प्लांट जो है वो कैसा है, शॉर्ट दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रब। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस गार्डन में? देखो, हाँ, बर्ड्स। ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का कलर देखिए, कलर कैसा है, अलग अलग टाइप का कलर है। प्लस इनमें अगर कुछ और नोटिस किया जाए तो इनका बीक साइज देख रहे हो, बीक साइज एज वेल एज उनका कलर देखिए बीक का। ठीक है, किसी का ब्लैकिश है, किसी का रेडिश है। ठीक है, ये सब जो बीक का कलर है, ये भी क्या है, वैरायटी है, वैरायटी ऑफ बीक्स है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, उसमें हमने गार्डन में क्या क्या नोटिस किया? हाइट देखा, बॉडी हाइट देखी। ठीक है, और क्या देखा, हेयर टाइप देखा, बॉडी कॉम्प्लेक्शन देखा, स्किन टाइप देखा, प्लांट्स की हाइट देखी, बर्ड्स का बीक का टाइप देखा। ठीक है, तो ये सब है क्या, इसको कहते हैं बॉडी फीचर्स और बॉडी कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको एक और टर्म दिया है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते कहाँ से हैं? ये जो बायोलॉजिकल फीचर्स है, जो बॉडी कैरेक्टर्स है, हमको कहाँ से मिलते हैं? हमको मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, राइट। ठीक है, तो दीज बॉडी फीचर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे कैरेक्टर्स पास होते हैं, ठीक है, जो बॉडी कैरेक्टर्स पास होते हैं, उनको बोला जाता है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी जो हमारा, देखो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स की जैसी हाइट होती है, उनकी जैसा हेयर कलर होता है, उनका जैसा स्किन टाइप होता है, वही वैसे ही हमको मिलता है। ठीक है, तो उनके कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है, ये है हेरिडिटी। क्लियर है तुमको? ठीक है, अभी अगर हेरिडिटी का आपको डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? लिखना है आपको कि ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना। ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
बट किसके थ्रू ट्रांसफर होगा बताइए? अगर हम बॉडी ट्रांसफर हो रही है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो हमको मिले कहाँ से हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। बट कैसे मिले हैं, किसके जरिए मिले हैं? किसके जरिए मिले हैं? वाया जीन्स। ठीक, हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होगा? जो बच्चे होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से किस में जा रहा है? वो उनके बच्चों में जा रहा है। किसके जरिए जाएगा? जीन्स के जरिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इतना सारा है, ये जो टर्म है हेरिडिटी का, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया किसने? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसने दिया है? ग्रीगर मेंडल ने। ठीक है, तो इनको नहीं भूलना है आपको, ये साइंटिस्ट को, ये ग्रेट साइंटिस्ट को आपको नहीं भूलना है। चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन इनको तो नहीं भूलना है। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि क्या होता है, कभी भी जीन्स, कभी भी क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, किस अभी लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जीन्स के जरिए होते हैं, वो बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, इतना तक समझ में आया है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आपको वीडियो को पॉज करके लिख के लेना है ये सब चीजें, और एक और चीज, नोटबुक पेन लेके बैठना है। पढ़ लिया कि हेरिडिटी होता क्या है, किसने दिया, हेरिडिटी किसके जरिए होता है, किसके थ्रू होता है? जीन्स के जरिए होता है। जीन्स किस में होते हैं? डीएनए में। हम लोग सारा चीजें पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हम लोग जीरो से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी पढ़ते हैं हम लोग सेल क्या होता है। अगर आपको बेसिक एक मतलब नहीं पता है सेल के बारे में, तो इस बारे में जानना है, तो सेल का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? इट इज इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सिंपली ये है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी नहीं याद हो रहा है तो हम इससे भी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा इजी। वो क्या है? इट इज, अगर आपको कोई पूछे कि सेल क्या है, तो इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की क्या है? जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है। मतलब एक सिंगल सेल से लाइफ क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, एक सिंगल सेल से लाइफ शुरुआत होती है। हम सब भी क्या थे? पहले एक सिंगल सेल थे, फिर डिवाइड हुए, टिश्यूज बने, टिश्यूज से फिर क्या हुआ? हम ऑर्गन्स फॉर्म हुए हमारी बॉडी में, फिर उसके बाद हमारी क्या फॉर्म होती है? बॉडी फॉर्म होती है। पहले एक क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू किससे क्या बनेगा? ऑर्गन्स बनेंगे, हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, पैंक्रियास। फिर उसके बाद क्या बनते हैं? सिस्टम बनते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सिस्टम के बाद क्या बनेगा? हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी जो लाइफ हुई वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? एक सिंगल सेल से। इसलिए सेल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो अभी सेल तो पता चल गया। अभी सेल के अंदर क्या क्या होता है, जैसे ये समझ लो कि हमारा एक सेल है। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स है? जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी, पैंक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लाइकवाइज सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस
ओके। और कौन से सेल ऑर्गेनल्स क्या पढ़ा है तुमने, कभी कुछ सुना है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में? और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं बताइए। न्यूक्लियस के ऊपर कुछ और ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। और कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? और भी कुछ सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना है? ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। नेक्स्ट और कुछ होता है? आपने गोल्गी बॉडी के बारे में सुना है? यस, गोल्जी बॉडी। और भी कुछ होता है? यस, राइबोसोम्स। और कुछ है? एक और बचा है, वैक्यूल्स। कम से कम इतना तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये बेसिक सेल ऑर्गेनल्स पता होना चाहिए। तो ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए। एक और चीज देखो, जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या मिलता है हमको? एनर्जी, काम करने के लिए। बट वो एनर्जी प्रोडक्शन होता कहाँ से होगा? सिर्फ हमको इतना ही पता है कि एनर्जी बनती है, बट कहाँ पर बनती है? जैसे कि हमने क्या खाया? चपाती खाया। ठीक है, चपाती स्टमक में जाने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। एंड ये सब चीजें एब्जॉर्ब कौन करता है? सेल एब्जॉर्ब करता है। तो सेल एब्जॉर्ब करके करता क्या होगा? सेल उसको यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या किया? ग्लूकोज लिया। ठीक है, ग्लूकोज लेने के बाद उसने क्या किया? उसको यूटिलाइज किया और हमको ढेर सारा एनर्जी बना के दिया। तो वो एनर्जी सेल के अंदर बनाता कौन है? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसाइज करेंगे? एनर्जी। ठीक है, तो ये इनको नहीं भूलना है, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आया? ओके, चलो। लेकिन एक चीज अभी रह गई है, जो हम डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, वो कहाँ पर होता है? वो तो सेल में हमने देखा ही नहीं। वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो क्या रहेगा? प्रेजेंट होता है। देखो, है अभी ये क्रोमैटिन फाइबर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था डीएनए होता है, लेकिन ये क्रोमैटिन फाइबर कहाँ से आ गया? ये कौन सी नई चीज हो गई? ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी, डरना मत बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने क्या किया, आपको एक ना 2 मीटर का थ्रेड दे दिया। ठीक है, यहाँ पर तुमको क्या दे दिया मैंने? 2 मीटर का धागा दिया। अभी मैंने तुमसे कहा कि ये 2 मीटर का थ्रेड, इसको मुझे ना फोल्ड करके छोटा बना के दो। तो आप क्या करोगे? उसको इस तरीके से ऐसे 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 फोल्ड कर दोगे, राइट? और फिर मैंने कहा इसको और छोटा करके बताओ। तो क्या करोगे? उसको और ज्यादा छोटा 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 कर दोगे, राइट? क्लियर है? यही करोगे ना? ठीक है, तो लाइक वाइज मैंने हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है, जिसको हम क्या करते हैं? थोड़ा हम नहीं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फोल्ड होता है, जिसको बोलेंगे हम क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर है क्या? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए थ्रेड था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए को हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा?
क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, अब क्रोमैटिन फाइबर को हमने और ज्यादा फोल्ड कर दिया और ज्यादा कंडेंस कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स। राइट, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स है क्या? हाईली कंडेंस, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना बेसिक पता चला, इसको नोट डाउन करते जाना है। तो अभी देखते हैं क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम्स में कैसे बदलता होगा, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक, समझा? ठीक है, अभी ये क्रोमोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? मेंडल ने तो क्या कहा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जीन्स के जरिए होते हैं, क्रोमोसोम्स करके कुछ होता है, उनको ये सब नहीं मालूम था। तो आगे चल के और भी साइंटिस्ट आए 1902 में। ठीक है, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? ग्रासहॉपर का सेल लिया, ठीक है, उसके सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया, एनालाइज किया। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद उनको क्या समझ में आया कि सेल के अंदर क्या होता है? पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्या होता है? जैसे ह्यूमंस का हमारा एग्जांपल लिया जाए, तो हमारे पास ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। राइट, 46 क्रोमोसोम्स मीन्स क्या हम लोग इसको 23 पेयर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ी है। राइट, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। लाइकवाइज यहाँ पर ग्रास ऑपर के सेल्स में उन्होंने क्या देखा कि उसके सेल में क्या मिल रहा है? पेयर्ड क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, मीन्स क्रोमोसोम्स की जोड़ी मिल रही है। समझ में आया? ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं और ज्यादा एनालाइज करते हैं। देखो क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि थ्रेड बांधा हुआ है उसके ऊपर, है ना? थ्रेड को कॉइल किया हुआ है इतना पूरा, ऐसे कर करके। ये ऐसे ही बना हुआ है ना? ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ये क्रोमोसोम्स को ओपन करें, तो हमको क्या दिखेगा? देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये क्या है? हमारा डीएनए। देखो, ये जो डीएनए है हमारा, डीएनए को अगर आप देखो, देखो हमारे पास अगर इतना बड़ा डीएनए है, अप्रोक्स 2 मीटर से भी बड़ा हमारा डीएनए होता है, तो इतना लॉन्ग डीएनए को हमको इतना ऐसे क्रोमोसोम्स में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस करना पड़ेगा, मतलब हाईली कॉइल करना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा कॉइल करने के लिए हमको किसी की हेल्प चाहिए होगी। राइट, कौन होगा वो हमारी हेल्प करने के लिए? वो होगा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये है वो हिस्टोन। ये याद रखना है कि क्रोमोसोम्स क्या है? हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, और डीएनए को इतना ज्यादा कॉइल करने के लिए हमको किसकी हेल्प लगती है? हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प लगती है। ठीक है, चलो अभी डीएनए, डीएनए कब से ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डीएनए है क्या? डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? हमारी बॉडी का जितना भी कैरेक्टर्स है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा हाइट का इंफॉर्मेशन है,
हमारे बॉडी में कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है उसका इंफॉर्मेशन, हमारा स्किन कलर का इंफॉर्मेशन, हमारा हेयर टाइप, सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। इसलिए उसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्यों जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं? क्योंकि उसके पास होता है जीन। ठीक है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी कोई तुमसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बोलोगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अभी न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, डीएनए जो होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही मिलेगा, इसलिए उसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक का मतलब तो समझ गया कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एसिड क्यों बोलते हैं उसको? क्या डीएनए एसिडिक होता है? बिल्कुल। ठीक है, डीएनए के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? वो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट, डीऑक्सी क्यों बोलते हैं उसको? डी मतलब क्या होगा? डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो डीएनए के अंदर क्या होता है? एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। वो अभी हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि डीएनए को डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या है? उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाता है? एसिडिक। इतना तक समझा है? नेक्स्ट, अभी जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए देखो, जैसे इतना बड़ा हमारे पास डीएनए है, इतना ज्यादा लॉन्ग है, राइट? ठीक है, इतने बड़े डीएनए के अंदर हमारे सारे कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन होता है। तो वो लोग कैसे करते होंगे? इंफॉर्मेशन क्या होता है? डीएनए के अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स है क्या? ये फ्रैगमेंट्स क्या है? इनको कहा जाता है जीन। ठीक है, तो ये सारा है जीन। अभी ये जीन क्या है? जीन को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जीन क्या है तो क्या बताना है? इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को बोला जाता है जीन। ठीक है, और ये जीन करते क्या है? जैसे कि देखो, ये जो जीन है ये हमारे एक कोई भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्किन टाइप के लिए होता है, ये हमारे स्किन कलर के लिए है। ठीक है, और ये वाला जो जीन है ये किस लिए है? हेयर कलर के लिए। हेयर कलर और हेयर टाइप लिख सकते हो, स्ट्रेट और करली। ठीक है, ये वाला जो जीन है ये किस लिए हो सकता है? हमारी हाइट के लिए। ठीक है, ये वाला जो जीन है ये समझ लो ये स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए है। अभी बताओ, यहाँ पर जो जीन है, ये जो जीन है, क्या यही वो प्रोटीन, ये सेम प्रोटीन बनाएगा क्या? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या होता है, हर एक जीन स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है यहाँ पर। जीन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर ये जीन स्किन कलर बना रहा है तो ये जीन स्किन कलर नहीं बना सकता। इतना तक समझ में आया है? तो अभी तक क्या समझ में आया? डीएनए क्या होता है? डीएनए हमने पढ़ा, वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल, इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? छोटे छोटे जीन्स होते हैं। जीन क्या होता है? इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि हमारे सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। इतना तक समझ में आया? और यही जो डीएनए है वो कंडेंस होकर क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम्स क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, तो आप भी बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट पढ़े। देखो इस तरह से हमारा डीएनए दिखता है, ठीक है, जो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। इन 1944 यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या डिस्कवरी की, इन्होंने ये प्रूफ किया कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास क्या है, सबके पास क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबके पास, बैक्टीरिया तक के पास क्या होता है, डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वायरसेस। हालांकि वायरसेस के, किसी किसी वायरसेस के पास भी क्या होता है, डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरसेस के पास क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, चलो अभी जीन्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि जीन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट स्लाइड्स में कि जीन क्या करते हैं, हमारे एक एक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो अभी वो कैसे पूरा चीजें करते होंगे, देखो जैसे ये डीएनए का एक पार्ट है, ये इतना पार्ट हमने जैसे पढ़ा था, जीन्स क्या होते हैं, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है, ये क्या हो गया, जीन। क्लियर है। और ये जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि एक केमिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो केमिकल देख के बिल्कुल डरना मत कि ये क्या है, कैसे है, हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, जब एक बार तुमको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने जीन पढ़ा, जीन के अंदर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोड्स होते हैं। ठीक है, और वो कोड को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर्स को, बॉडी के हर एक कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है जेनेटिक कोड। ठीक है, और वो जेनेटिक कोड एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, एक चेन बनाते हैं। ठीक है, किसकी चेन बनाते हैं, चेन को कहा क्या जाता है, पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चीजों की एक चेन बनाई जाती है, किन चीजों की, या ये अमीनो एसिड की चेन बन रही है। ठीक है, और अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ये जो अमीनो एसिड दिख रहे हैं, देखो ये जो क्या है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इस तरीके के, ये क्या है, ये है अमीनो एसिड। ठीक है, इनको अमीनो एसिड कहते हैं, और ये अमीनो एसिड एक दूसरे में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करके क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट आगे मॉडिफिकेशन करके क्या बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। इतना तक समझ में आया है। ठीक है, इस तरह से। तो जेनेटिक कोड, जैसे ये जो हमारा जीन था, वो कौन सा कैरेक्टर के लिए था, वो था प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन कैसे बन रहा है, पहले वो लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं, एंड अमीनो एसिड से फिर क्या नेक्स्ट बनता है, प्रोटीन। जितना आसानी से हमने पढ़ लिया यहाँ पर, देखो अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, उतना इजीली ये होता नहीं, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से। ठीक है, तो इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया है कि जीन होता है, जीन के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, जो हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जेनेटिक कोड एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जैसे उसको प्रोटीन बनाना है तो वो लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, चेन बनाते हैं, किसकी, अमीनो एसिड्स की। और अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन होने के बाद, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद वो क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो ये एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया, राइट। ठीक है, इतना तक समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ें। और ऐसे ही सेम बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गार्डन के अंदर,
ठीक है, उसमें क्या थे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स थे, ठीक है। बर्ड्स का बिग साइज, उसके लिए भी क्या होता है, एक जीन होता है। प्लांट्स का हाइट भी है, उसके लिए भी क्या होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन होता है, स्किन टाइप होता है, उसके लिए भी क्या होते हैं, हमारे पास पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट पढ़े। अभी जीन्स से प्रोटीन बनता है, राइट, और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर। तो डीएनए के पास क्या है, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो डीएनए है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जस्ट अ मिनट। देखो, जैसे कि क्या था, ये सेल है हमारे पास, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। और डीएनए को क्या चाहिए, डीएनए के पास है, समझ लो ये इतना पार्ट हमारे पास जीन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है, प्रोटीन बनाने का। लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन बना है क्या, नहीं। और प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड कहाँ मिलते हैं, सेल, न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर। बट प्रॉब्लम क्या है, डीएनए बाहर जा सकता है क्या न्यूक्लियस के, नहीं। तो क्या होगा फिर, प्रोटीन कैसे बनेगा। तो डीएनए क्या करता है, अपना प्रोटीन बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो किसको शेयर कर देता है, आरएनए को। ठीक है, अब आरएनए ने लिया वो इंफॉर्मेशन, आरएनए कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर। और फिर अमीनो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएंगे। इसको हम लोग अच्छे से बहुत पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, हमारे पास डीएनए है, डीएनए के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे जीन्स होते हैं, और जीन क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर जीन क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो जीन क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर देते हैं, आरएनए को। क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आरएनए तो जा सकता है ना, तो आरएनए को उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दे दिया, और क्या किया, फिर वो आरएनए जाकर प्रोटीन बना के लेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले लो। जैसे तुमको कुछ चाहिए, तुम नहीं जा सकते बाहर, तो तुम क्या करते हो, अपने फ्रेंड को पैसे दे देते हो और वो उससे मंगा लेते हो। सेम यही हो गया, डीएनए को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बनाना है। बट वो क्या है, खुद से बाहर जा नहीं सकते, तो डीएनए क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन आरएनए को ट्रांसफर कर देता है, और आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है जाके। इतना तक समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़े। एंड एक और चीज, ये जो डीएनए टू, ये डीएनए से आरएनए हुआ, ठीक है, डीएनए ने अपना इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दिया, और आरएनए से बना क्या, प्रोटीन। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। सेंट्रल डॉग्मा अगर एक एग्जाम में आ गया तो तुमको क्या लिखना है, डीएनए टू आरएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं डीएनए को और ज्यादा डिटेल में, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पूरा कैसे क्या बन रहा था, जो हमने पढ़ा था ना अभी, कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, कैसे होते हैं, डीएनए के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर होता है, पूरा स्ट्रक्चर कोड, सारी चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।